रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आपके एक दिमाग में हो जाए कि हाँ ये चीजें हैं, और ताकि आप आराम से टेस्ट दे पाए। ठीक, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा एक बार रिकैप करा दे रहे हैं ताकि आपकी कोई चीजें छूटे ना, गलत ना। माइक्रो में माइक्रो और मैक्रो का पहले ही कंसेप्ट बताया था कि माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। ये दो पार्ट है, इकोनॉमिक्स को बांटा गया। जो आप 11th में माइक्रो पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, और 12th में आप मैक्रो का एग्रीगेट पूरा पढ़ेंगे और एक इंडियन इकोनॉमी है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोनॉमी? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क। द मीन्स टू वर्क, मीन्स मंथ होता है आपकी मनी, मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। इकोनॉमिक वो है जो आपके जिसके जो आप कोई काम करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, टू अर्न मनी। और किस लिए मैं पैसा कमाना चाहते हैं? टू अर्न लिविंग, जीने के लिए हमको मनी की आवश्यकता है। तो इकोनॉमिक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। दो तरह की इकोनॉमिक होती है, एक इकोनॉमी होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब कि जब हम अपना ट्रांजैक्शन, जब हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री से करते हैं तो ये हमारी ओपन इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी, जब हम किसी का कोई हमारा लेना देना नहीं, हम डिपेंडेंट अपने आप में है, ना मैं किसी को दूंगा और ना मैं किसी को लूंगा। ऐसा बहुत कम परसेंट है, 1% के बराबर कोई ऐसा कंट्री होगा जो क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। जनरली सारी कंट्री ओपन इकोनॉमी को ही फॉलो करती है। ठीक, स्कैरिसिटी जिसमें कहते हैं अभाव की बात आती है। When there is higher demand of resources than its supply, जब चीजें, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब आपके पास रिसोर्स कम है तो अभाव तो रहेगा ही क्योंकि सबकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसके बाद जब इकोनॉमिक आ गई तो उसके साथ प्रॉब्लम भी आई। व्हाट इज प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस ड्यू टू, प्रॉब्लम क्यों हो रही है इकोनॉमिक में? ड्यू टू, उसके 3 रीजन है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं जो है अनंत है। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक में। और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो ओनली 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेज। इसके बाद एक वर्ड आता है इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि हम अपने जो भी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो इफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव एंड इफिशियंसी, ये 2 चीज है, तभी उसी वर्ड को कहा गया है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखो, इट मींस एलोकेटेड द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट इकोनॉमिक प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो आपका रिसोर्सेज है, आप इस आधार पे कोई चीज यूज कर रहे हैं कि उसको आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब तक आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो वो रिसोर्स आपके लिए आप यूज नहीं करोगे। तो दैट मींस द डेफिनेशन ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ये 2 कीवर्ड आपके उसमें होने चाहिए, तभी वो इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज कहा जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए 5000 रुपीज आपकी मदर ने आपको दिया कि आप बर्थडे आप सेलिब्रेट करोगे। अब 5000 क्या है? ये आपका रिसोर्स है, रिसोर्स है, लेकिन आपकी वांट कितनी है? आप 5000 में सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आपने कैलकुलेट किया कि 5000 रुपीज मिली है तो मुझे बर्थडे मनाना है, तो शॉपिंग भी करना है, पार्टी डांस भी करना है, गेम भी खेलना है, मूवी भी देखनी है, फूड पे भी खर्च करना है, स्टेशनरी पे भी खर्च करना है, केक भी खरीदना है। ये सारा अगर आपने अपने एक्सपेंडिचर दिया कितने मैं खर्च करूंगा, तो इसको टोटल आपने जोड़ा तो कितना आया? 33,000 रुपया। और रिसोर्स कितने आपके पास है? आपके पास पैसा कितना है? 5,000 रुपया। तो 5,000, यू हैव 5,000 रुपीज और योर वांट्स आर 33,000 रुपीज। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये तो पॉसिबल नहीं, और ये होगा क्योंकि ये नेचर है कि 5,000 रुपया में अब इसमें आप कट करना शुरू करोगे कि कौन कौन सी चीजें करूं कि मेरे 5,000 के बराबर हो जाए। तो जो आप अब इसमें छांटोगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? तो हम पहले तो भाई केक तो लेंगे ही, बर्थडे का पहला ही कंसेप्ट है केक खरीद लिया। दूसरा, अगर आप बर्थडे बॉय हैं, बर्थडे गर्ल हैं, तो पहले तो आपको क्या गया शॉपिंग करेंगे भाई, आप कपड़े तो लेंगे ही, ये 2 चीज ज्यादा नीड है, और दोस्तों को खिलाएंगे।
तो आप ये तीनों चीजों को जोड़ोगे तब भी शायद ज्यादा हो रहा है, लेकिन और इसमें मिनिमाइज करोगे और लाओगे इसके बराबर, तब आपका ये चीजें, क्योंकि रिसोर्सेज आपको केवल शॉपिंग और फूड कर पाएंगे तभी शायद आपकी ये नीड फुलफिल हो पाएगी, तब आप इस रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। और अगर इसको पूरा तरह नहीं करते हैं तो ये इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज नहीं हुआ, क्योंकि इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब कि इफेक्टिव एंड इफिशियंसी। तो जब आप 5,000 से कम करेंगे तो आपने पैसा बचा के दे दिया, सेविंग तो कर दिया, लेकिन वो इफेक्ट रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो इफेक्टिव एंड इफिशियंस नहीं है। तो 5,000 के बराबर, यानी कि आप 3,000 का कपड़ा कर दे और फूड पे आपने 2,000 खर्च किया अपने दोस्तों के साथ। ये एग्जाम्पल है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। देखो उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि रिसोर्सेज, पर्सन, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यह देखिए, देयर आर टू फीचर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, यूटिलाइज इफेक्टिव एंड इफिशियंसी। माइक्रो, ये क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आएगा, चाहे आपको एक्सप्लेन करने को दे देगा, चाहे आपको मैच दी फॉलोइंग में आएगा, कोई एक पॉइंट रहेगा, तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में अंतर क्या है। तो पहला तो माइक्रो को मैंने कहा कि वो इंडिविजुअल स्टडी है, आप व्यक्तिगत रूप से उस इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो में पढ़ते हैं, लेकिन जब पूरी होल कंट्री की पढ़ते हैं तो आप किस पे पढ़ते हैं, वो माइक्रो में। इसका दूसरा फीचर्स है, द मेन टूल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अभी जो आप डिमांड पढ़ रहे हैं, जब अभी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वही डिमांड जब कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैक्रो में चला जाएगा। लेकिन माइक्रो जो आप पढ़ रहे हैं इसमें इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई है। इसमें क्या कर रहे हैं, द मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, पूरे कंट्री की बात करेंगे। ये टोटली किस पे बेस्ड है, प्राइस थ्योरी पे है माइक्रो। और ये किस पे है, इट इज आल्सो नोन, इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये भी पूछता है कभी कभी कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है, माइक्रो है कि मैक्रो है। तो आप क्या करेंगे, यहां माइक्रो पे इसको टिक करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस डिटर्मिनेशन बाय ए फर्म, और ये फर्म करेगी, अगर उसकी प्राइस का डिसाइड वो फर्म करेगी, वो प्रोड्यूसर करेगा, लेकिन इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। इट इज डिटरमाइन्ड बाय द इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमी की बात करेगी। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और जनरल प्राइस लेवल, ये 5 पॉइंट आपको टीचर आपके इसके अगर डिफरेंसेस पूछेगा तो ये 5 पॉइंट आपके उसमें मेंशन होने चाहिए, ये कीवर्ड उसमें मेंशन होने चाहिए। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय ए फर्म और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए होल। इतनी बात क्लियर? चलो, इसके बाद 2 वर्ड आता है पहले आपके इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो भी फर्म है, जो भी प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो क्या है, कैपिटलिस्ट है, जिसको कहते हैं पूंजीवाद, जो पैसा लगाता है। धीरू भाई अंबानी है, रिलायंस कंपनी एस्टेब्लिश किए हैं, तो वो क्या है, दैट इज ए प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। जितना भी उसमें चीजें पैसा लगाए हैं वो कौन लगाया, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप में उस व्यक्ति ने लगाया। ठीक, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। रिसोर्सेज जो है उनके अपने। लेकिन वही जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे तो इन दिस इकोनॉमी ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सोशलिस्ट इसलिए सोशलिस्ट क्या आता है, दोनों का पर्पस है, इसका मोटिव क्या है, टू अर्न मनी, अपने प्रॉफिट है। इसका मोटिव क्या है, वेलफेयर। दोनों में अंतर है, सरकार जो बनाती है वो वेलफेयर के ध्यान में रख के करती है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके उसमें करता है। देखो, in this economy all the means of productions are owned by private sector, in this economy all the means of production owned by government. In this economy central problems are solved by price mechanism, market forces of demand है। ये total price mechanism है जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ये मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही प्रोडक्शन करेगा। अगर डिमांड अगर ऑयल की नहीं है, डिमांड अगर मोबाइल की नहीं है, तो रिलायंस कंपनी क्यों मोबाइल बनाएगी उसको, क्योंकि इसलिए कर रहा है कि मार्केट की डिमांड है, और जितनी डिमांड है उस हिसाब से वो सप्लाई करेगा, उतना ही प्रोडक्शन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है,
to planning in this economy, all the central problems are solved by the central planning authority government. ऑफ कर दीजिए. हेलो, हाँ सर, चलें आगे बढ़े. तो मैंने कहा कि इसमें गवर्नमेंट प्लान करती है कि वेलफेयर अगर करना है तो वो एक दिन नहीं कि आज हमने प्लान कर लिया और कल से लागू हो गया. इसके लिए प्रॉपर जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है? वो किसको ध्यान में रख के किया जाता है? वेलफेयर के लिए, कि जनता का, समाज का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको ध्यान में रख के उस पर कितने खर्चे आएंगे. तो ये गवर्नमेंट पर्टिकुलरली एक प्लान करती है, इसको ध्यान में रख के कि उसका मोटिव है वेलफेयर के लिए. इसका मोटिव क्या है? ओनली टू अर्न मनी, टू प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर का. इसको हम इट इज ऑल्सो, इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं. यहां पे अगर हमको घाटा लगेगा तो हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा ओन है. लेकिन यहाँ इट इज ऑल्सो नॉन सेंट्रली प्लान. ये तुरंत एक्शन नहीं ले लेंगे कि नहीं आज हमारी प्रॉफिट नहीं हो रही है, लॉस में होगा तो भी गवर्नमेंट इस वेलफेयर को देगी, कि उसका मोटिव ही है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना. यहाँ इसका मोटिव है टू अर्न मनी. करे मार्केट में अगर डिमांड नहीं हो, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हो रहा तो बंद कर देंगे. तो इसीलिए इसको कहा फ्री मार्केट इकोनॉमी. जब चाहे उसको चला सकता है, जब चाहे वो बंद कर देगा. ये समझ में आ गई दोनों में डिफरेंस. अब कह रहा है कि एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक होती है. अब इकोनॉमिक तो पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम कैसे आएगी? आपको पता है कि इकोनॉमिक को हमें डेवलप करने के लिए हमें मनी अर्न करना पड़ेगा. तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो एज ए प्रोड्यूसर काम करेगा. तो अब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो पहला क्वेश्चन उसमें यही राइज होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस. एंड तीसरा क्वेश्चन होता है होम टू प्रोड्यूस, कि क्या मुझे प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है. ये तीन ही क्वेश्चन है. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो कुछ टारगेट होंगे ना, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, कैसे करूंगा और इससे मेरे क्या प्रॉफिट है, क्या मुझे लाभ होगा. ये तीन आपके कंसेप्ट हैं. तो इसी तरह प्रोड्यूसर के सामने भी चीजें आती है, प्रॉब्लम आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो कहते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम प्रोड्यूस करेंगे. जैसे द प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग विच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज बाय एन इकोनॉमी. क्या बनाए और कितना बनाए, ये पहला सवाल. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी मम्मी, आप स्कूल से छूट रहे हैं तो आपकी मम्मी के पास ये सोचने की कि मेरा बच्चा स्कूल से छूट के आएगा तो क्या खाएगा, तो मैं उसके लिए क्या बनाऊं. तो पहला उसके लिए प्रॉब्लम क्या आई कि व्हाट टू प्रोड्यूस. और हम क्वांटिटीज कितना बनाए, कि भाई अगर उसके 2 बच्चे हैं, स्कूल छूटे तो उसी हिसाब से बनाएगी ना. तो पहला तो प्रॉब्लम ये आ गई कि क्या बनाए और कैसे बनाए. ठीक. द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स विल बी प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स, मिल्क और कैपिटल गुड्स, मशीन. द इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटी कीपिंग द नीड्स of the people in mind and allocate the resources in such a way that gives maximum satisfaction. जब आप कोई चीज बनाएंगे उसका एक पीछे पर्पस भी होना चाहिए, कि मम्मी सोचेगी आपकी ना कि मैं ऐसी चीज बनाऊं कि जो मेरे बच्चे को पसंद आए, जो मैक्सिमम सेटिस्फाई करे. और उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे. आप पहले तो अपना रिसोर्स देखेंगे, किचन में है क्या, किचन में है क्या, क्या क्या मेरे पास, क्या अगर मेरे बच्चे को पिज्जा बर्गर पसंद है या कोई सैंडविच बनाना है तो सैंडविच को बनाने के लिए मेरे किचन में रिसोर्स है कि नहीं है. जब रिसोर्स नहीं रहेगा तो कैसे बनाएगी. तो पहले तो वो देखेगी. और दूसरा वो देखेगी कि हम ऐसी चीज बनाए जिससे मेरे बच्चे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. दूसरा क्वेश्चन है कि बनाएंगे कैसे. भाई दो उसमें इंटेंसिव है, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव है. ये पिज्जा बर्गर एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, बट इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं बताया था कि व्हीट और राइस पे हम लोग जाते हैं. ठीक है, एप्पल और ऑरेंज पे जाते हैं. दिस इज स्टैंडर्ड एग्जांपल. तो हाउ टू प्रोड्यूस एसेंशियली ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. किस टेक्निक से आप प्रोड्यूस करोगे. तो कैपिटल इंटेंसिव लोगे कि आप लेबर इंटेंसिव लोगे. अगर हम यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव की बात कर रहे हैं तो हम मशीन से सारी चीज बनाएंगे. कपड़ा मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है तो वो 2 ही चीज से कर सकता है. उसको 2 टारगेट है कि मुझे प्रॉफिट, मेरा मेन मोटिव है प्रॉफिट. अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा किसी चीज का, प्रोडक्शन करूंगा, तो मेरे देखेगा कि मेरा सबसे कम एक्सपेंसिव किस पे आ रहा है. क्या मैं लेबर को लगा के काम कराऊंगा तो मेरे प्रॉफिट होंगे, क्या मैं मशीन से बनाऊंगा तो उससे होंगे. तो उसके पास 2 प्रॉब्लम आ गई, जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे. जैसे टेक्सटाइल मिल है, क्या ये कैपिटल है, पैसा लगाएंगे तो फैक्ट्री बनेगी ना. और हम या तो लेबर को लगा करेंगे, जो हाथ से हथकरघा जो उद्योग है, जो
इंडिया का जो मेन हथकरघा उद्योग है वो है, उसमें लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। और अगर पैसा लगाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे मशीन लगाएंगे तो पैसे की क्वांटिटी यहाँ ज्यादा होगी। तो ये अब आपको डिसाइड करेगा वो प्रोड्यूसर कि मैं किस टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन तैयार करूं। क्लियर? द मोस्ट इफिशियंट टेक्निक इज सेलेक्टेड विच यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ, अब इसमें ध्यान रखना है, सोचने चॉइस पे नहीं है, उसमें वो कैलकुलेट करेगा जिसमें कम से कम रिसोर्सेज और मिनिमाइज कॉस्ट आए, सबसे कम रिसोर्स लगे और सबसे कम कीमत लगे। ये दो उसका मेन मोटिव रहेगा कि हमारा रिसोर्स भी कम लगे और पैसा भी कम लगे, लिस्ट और मिनिमम कॉस्ट, उसी टेक्निक को वो यूज करेगा। अगर किसी चीज पे, अगर मान लीजिए उसको 100 रुपया खर्चा आता है लेबर इंटेंसिव पे, और अगर मशीन पे उसको 105 रुपया आ रहा है, तो कौन सा खर्च करेगा? 100 रुपया वाला करेगा या लेबर वाला यूज करेगा? अगर इसका उल्टा हो जाए, वैसे वर्षा हो जाए, तो वो इस पे करेगा। अगर उसको मशीन से कम दाम लग रहा तो मशीन से यूज करेगा, लेबर क्यों लगाएगा वो? तो लेबर सरप्लस इकोनॉमिक्स है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जैसे हमारे इंडिया में है, और कैपिटल जैसे जापान में है कि सारा चीज मशीन से ही होता है। आपको एक क्वेश्चन यहां आता है कि जापान जो है, जापान में कोई फैक्ट्री नहीं होती है, एक प्लेस पे फैक्ट्री होती है, लेकिन वहां पर पूरा प्रोडक्शन नहीं बनता है। जापान में घर घर फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री केवल असेंबल्ड करता है। जैसे मान लो कि बाइक बन रही है, तो बाइक हमारे इंडिया में क्या, एक फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है, उसका व्हील भी बन रहा है, उसकी हैंडल भी बन रहा है, उसकी बॉक्स भी बन रहा है, उसकी टंकी भी बन रही है, उसकी इंजन भी बन रहा है, वो सारी वो बहुत कई एकड़ में जमीन है, फैक्ट्री लगी हुई है, हीरो होंडा की यहाँ बाइक बन रही है या बजाज की गाड़ी बन रही है, जो भी है, ठीक। वहां पे क्या होता है, सारे पार्ट्स घर घर बनते हैं। तो हर घर, उसको कहा जाता है कि जापान घर घर फैक्ट्री है। हर घर में फैक्ट्री में किसी के यहाँ व्हील बन रहा है, किसी के यहाँ टंकी बन रही है बाइक की, किसी के यहाँ हैंडल बन रहा है, किसी का केवल लाइट ही बना रहे हैं, और घर के सारे मेंबर उसमें इन्वॉल्व हैं। और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वो फैक्ट्री भी किस पे डिपेंड करती है, उन पीपल पे जो घर में बना रहे हैं। तो रोजगार के लिए वहां पे भागा भागी है ही नहीं, क्योंकि उनकी नीड फैक्ट्री को उस व्यक्ति की है और उस व्यक्ति को नीड उस फैक्ट्री की है। क्योंकि वो इंडिविजुअल केवल चक्का बना के उसकी चक्के को कौन खरीदेगा, जब तक वो बाइक में लगेगी नहीं, असेंबल्ड नहीं होगा। तो ये सारे जो घर घर बन रहा है, ये लोग कलेक्ट करके और उस फैक्ट्री को पहुंचाते हैं, या फैक्ट्री वाले अपने गाड़ी भेज के उनसे कलेक्ट करते हैं और वो बाइक को वहां असेंबल्ड करेंगे। तो इसलिए वहां पे जो कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है। हम लोग क्या है कि कई एकड़ में फैक्ट्री बन गई तो रोजगार 2000 लोगों को मिलेगा, 4000 को मिलेगा, 5000 मिलेगा, बाकी लोग वहां पे प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बना के लाएगा, जो कंपनी को देगा, उसका रोजगार अपने आप में, तो कहीं से भी वो पीछे नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। द प्रॉब्लम रिफर्स टू सिलेक्शन ऑफ ए कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिच पीपल और अ पुअर पीपल, मतलब रिच कंज्यूमर और अ पुअर कंज्यूमर। वो चीज बनाएगा किसके लिए बनाएगा, वो रिच के लिए बनाएगा कि पुअर के लिए बनाएगा, इसका भी उसको ध्यान रखना है कि डिमांड किसकी ज्यादा है, कहां से मुझे ज्यादा इनकम मिलेगी। तो प्रॉब्लम ऑफ, और जैसा कंट्रीब्यूशन होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसकी जितनी पैसा लगेगा, अगर रिच ने लगाया तो रिच को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पुअर ने ज्यादा लगाया तो पुअर को ध्यान में रखे तो पुअर को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनकम पे करते हैं। We know that output in a economic is the result of combined effort of various factors of production. Here the output shall be distributed among such factor according to contribution. जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दिन दिया था कि घर में 3 बच्चे हैं, बड़ा, बीच वाला और छोटा। मम्मी ने कहा कि जाओ सैंडविच बनाना है या कोई भी तुम्हारे खाने की चीज, तुम मार्केट से धनिया ले आओ या मार्केट से कोई मसाला खरीद के ले आओ या ब्रेड लेके आओ। तो बड़े वाले ने मना कर दिया, कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक। दूसरे वाले ने मना कर दिया कि मैं भी नहीं जा पाऊंगा। छोटा वाला बेचारा भाग भाग के जाके ले आके दे रहा, ठीक। तो जब मम्मी जब ये चीजें सैंडविच बना रही हैं तो किसका ध्यान में रख रही है, किसका कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहा। अब नहीं, पहले सवाल पूछ सुन लो। अब बनाया उन्होंने 5 सैंडविच, बना दिया 5 सैंडविच, उन्होंने बना तो दिया। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ गई कि इसका हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें।
क्योंकि बच्चे हैं 3 और आपका जो प्रोडक्ट है वो 5, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन? एक प्रॉब्लम आई ना कि भाई हम अगर बड़े वाले को देते हैं तो छोटा वाला नाराज होगा, ज्यादा हम उसको देंगे तो ये उसके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा मेहनत किसने किया? छोटे वाले ने। तो अब उसको डिवाइड करेगी कि इन लोगों को 1.5 देगी और इनको 2 देगी। तो यहां पे क्या ध्यान में रखा हुआ? यही चीज, ये तो छोटा सा एग्जांपल एक घर की बात किया, यही चीज जब प्रोड्यूसर जब चीजें प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसको भी यही ध्यान रखना है किसका कंट्रीब्यूशन है ज्यादा और किसका कंट्रीब्यूशन है कम, उसी के अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो करेगा। तो रिच का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो रिच के लिए ज्यादा मिलेगा, पुअर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो पुअर को ज्यादा मिलेगा, तो वाइस वर्सा दोनों चीजें। क्लियर ये बात? अब इसका स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि शेप ऊपर से नीचे में डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व व्हेन आर वेरिएबल इज इंक्रीज एंड अदर वेरिएबल हैज टू बी डिक्रीज देन द कर्व बिकम डाउनवर्ड। मैंने एक बताया था कि जब भी स्लोप डाउनवर्ड बनेगा तो एक का इंक्रीज होगा दूसरे का डिक्रीज होगा। अब यहां पे एग्जांपल, कंसेप्ट सब जगह आगे तक यही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी चीज चेंज होंगी। जैसे यहां पे सैक्रिफाइस की बात हो रही है कि रिसोर्सेस की बात हो रही है ना, रिसोर्सेस आर लिमिटेड और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब आपके पास दे दिया रिसोर्स की 300 ml आपके पास वाटर है, आप उसमें 5 ग्लास लेमन जूस बना लेते हैं, लेकिन अब आपको मन कर रहा है कि हम रूह अफ़ज़ा भी पिए उस वाटर से। अब पानी तो बढ़ नहीं सकता है, घटाना बढ़ाना तो आपको अपने रिसोर्स को ही होगा ना, मतलब अपने इच्छा को, मतलब अपने उस क्वांटिटी को ही। आप देखो कि लेमन जूस में जहां 5 ग्लास बन रहा था तो 1 ग्लास भी रूह अफ़ज़ा नहीं बना पा रहा था, 5 ग्लास वो लेमन जूस उस 300 ml में बन जा रहा। लेकिन अब वो कह रहा कि एक हमें रूह अफ़ज़ा भी पीना है, तो सैक्रिफाइस किसका कर रहा वो? लेमन का। तो वो 4 करेगा तब इसको 1 बढ़ा पाएगा। फिर उसने अगर 3 ग्लास इसको, अगर उसको लगता है कि 2 हमको 1 ग्लास और चाहिए, तो 2 ग्लास इधर बढ़ा रहा तो इधर इसको कम कम करना पड़ रहा। जब इस तरह का वेरिएशन टू उस पे हो किसी भी चीजों पे, तो उसी पे आपका जो स्लोप बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। क्लियर? चलो ये देखो सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस किसका कर रहे हैं आप? लेमन का। एक का सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आपका ये चीजें डिमांड आपकी पूरी हो रही है। देखो अब केस 1 और केस 2 हमने पिज्जा बर्गर और इसका एग्जांपल दिया था कि इस पे आपका जो बनेगा फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे अब ये क्वांटिटी है, जब हमको एक भी पिज्जा नहीं चाहिए तो हम 15 बर्गर यूज कर रहे थे, तो यहां तो कुछ नहीं है क्योंकि इसके पहले का मुझे पता नहीं है। जब हमने अपनी पिज्जा 1 किया तो क्योंकि हमको पास रिसोर्सेज टोटल 15 ही हैं, तो जब हमें 1 बढ़ाया तो सैक्रिफाइस किसके साथ किया? बर्गर के साथ, तो ये 14 हो गए। 2 बढ़ाया तो 12 कर गए। तो जब इस तरह कराया तो इसमें सैक्रिफाइस कितने का हो रहा? 1-1 का हो रहा है ना, 1-1 सब में घटता जा रहा, मतलब पहले में 1 घटा, दूसरे में 2 घटा, तीसरे में 3 घटा, चौथा ऐसे। तो जब इस तरह का सैक्रिफाइस होगा तो इसमें ये इसको क्या कहेंगे? दिस इज नंबर इज इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो इस पे जो आपका स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स की स्ट्रेट? कॉनकेव। ये देखो सैक्रिफाइस इंक्रीजिंग रेट एंड दिस फिगर इज ए कॉनकेव। क्लियर? दूसरा फिगर देखो, इसमें क्या कर रहा है? 1-1 का बढ़ रहा, 1-1 बढ़ रहा ना, 15 से 14, 14 से 13, 13 से 12, सब में 1-1, तो सब में 1 बन रहा है। जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो 1-1 हो रहा है, तो इसमें कैसा बनेगा? ये कांस्टेंट हो गया सब में, तो इसका जो आपका शेप बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तीसरे में देखो, इसमें क्या रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कांस्टेंट हो गया, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर जब होगा तो आपका शेप कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स, ये फिगर बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि आप किसी अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए पहले वाले जो भी आप वस्तु यूज कर रहे हैं उसको कम करेंगे तो इधर आपका पूरा होगा। और यही वाला एक्शन आप पढ़ रहे हो ना, डिमांड तक यही पढ़ाए हो, डिमांड में भी आप यही पढ़ रहे हो कि अगर एक को आप प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। तो अप एंड डाउन स्लोप हमेशा याद रखो कि यही पढ़ना है, बस केवल कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पे बात कर रहा है सैक्रिफाइस की, सैक्रिफाइस वहां भी है। सैक्रिफाइस आपकी अभी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे,
लेकिन यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्लोप डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, जब डाउनवर्ड हो रहा तो कब हो रहा, कि जब आप किसी चीज का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और यहां सैक्रिफाइस 3 कैटेगरी में हो रहा है। पहला हो रहा है कि आप जब आप इंक्रीजिंग रेट से चल रहे हैं, दूसरा जो आप सीधे कांस्टेंट हैं स्ट्रेट लाइन में, और तीसरा जो है अब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हो रहा है तो कॉन्वेक्स बन रहा है। तो ये 3 फिगर बने। इसका एक स्लोप ऑफ कर्व जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन गुड वाई एंड डिवाइडेड अपॉन चेंज इन गुड एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम पीपीसी, जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ध्यान से समझना, यहां प्रोडक्शन करने की बात नहीं कर रहा, कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कैपेसिटी की बात कर रहा। समझे इस बात को। और बजट लाइन में आपने क्या पढ़ना है आपको आगे जाके, कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, वहां पे परचेजिंग पावर की बात करता है। और यहां पे प्रोडक्शन, दोनों में कंपेयर करो कि जब प्रोडक्शन की बात करेगी तो यहां टेक्निक भी आएगा, लेकिन जब परचेजिंग की बात आएगी तो वहां क्या आएगा, इनकम। इनकम पे डिपेंड करता है ना, कि आपकी जैसे पॉकेट में मनी होगा तो आप परचेजिंग ज्यादा करोगे, और पॉकेट में मनी कम होगा तो आप परचेजिंग कम करोगे। तो उस आधार पे उसकी लाइनें अपवर्ड होगी, शिफ्ट होगी और डाउन होगी। और यहां पे प्रोडक्शन के आधार पे मान लीजिएगा कि कोई टेक्नोलॉजी किसी कारणवश से आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बाहर से पैसा आने लगा, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। उसको राइटवर्ड कहते हैं। और अगर आपकी किसी कारण अर्थक्वेक आ गया, कोई ऐसी आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई इस देश पे, तो आपकी पीपीसी क्या बनेगी, लेफ्टवर्ड। ठीक। अब देखो, इसके 2 नाम दिए गए हैं, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, और हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोलते हैं और पीपीसी भी बोलते हैं। कर का नाम समझ लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अलग चीज है, अभी बताएंगे। इट इज द all the possible combination of two goods which an economics can produce with given resources and technology। ये चीजें तब होगी जब आपकी एज्यूम करना है कि ये चीजें होंगी तभी एप्लीकेबल है। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, तब आपकी पीपीसी बनेगी। टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज। आप कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी पीपीसी प्रोडक्शन 100% यूटिलाइजेशन कब होगा, जब रिसोर्सेज हमारे फिक्स्ड होंगे। टेक्नोलॉजी कोई चेंज नहीं होगी, एजम्पशन की बात कर रहा है। रिसोर्सेज आर फुली यूज्ड, जब हम पूरी तरह से रिसोर्स को यूज कर लेंगे, एफिशिएंट और इफेक्टिव बोला था। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। अब इसके लिए एक चीज और है, जैसे मैंने कहा कि एक कोई कारीगर है जो पिज्जा ही बनाता है, बर्गर पिज्जा बनाता है, पिज्जा का वो एक्सपर्ट है, लेकिन वो उसको दे दिया कि तुम बर्गर ही बनाओगे, तो दोनों की इफिशियंसी बराबर नहीं होगी। वो पिज्जा में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में बर्गर में हो सकता है डाउन हो सकता है। जैसे कोई प्लेयर है, वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है या कबड्डी बहुत अच्छा करता है, तो जरूरी नहीं है कि उतना ही परफॉर्मेंस वो खो खो में भी देगा। जरूरी नहीं है, सीधा बैठो, जरूरी नहीं है कि उतना ही परफॉर्मेंस वो क्रिकेट में भी देगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसी को कह रहा है कि रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। जरूरी नहीं है कि दोनों के प्रोडक्शन में वो बराबर ही, क्योंकि यहां आपको सिखाया जा रहा है कि सैक्रिफाइस करना। अगर आप एक पिज्जा बढ़ा रहे हैं तो बर्गर को एक घटा रहे हैं, ये तो सैक्रिफाइस की बात कर रहा है। लेकिन इफिशियंसी की बात करेगा तो इफिशियंसी में दोनों को बराबर नहीं आएगा। क्वालिटी अगर वो कारीगर अगर पिज्जा बनाने वाला है तो जरूरी नहीं कि वो बर्गर भी उतना ही टेस्टी और इतना ही 100% एफर्ट के साथ उसका क्वालिटी में आपको मिलेगी। क्लियर? देखिए, अब यहां पे मैंने कहा अभी क्वेश्चन आता है कि एमआरटी क्या है और एमओसी क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ लो। एमओसी जो दिखा रहा है सैक्रिफाइस दिखा रहा है, और एमआरटी क्या है, रेशियो बताता है, कितना रेशियो। जैसे देखो, ये सैक्रिफाइस पिज्जा का है और ये बर्गर का है। पिज्जा बढ़ा रहे हैं तो बर्गर घटा रहे हैं। अब यहां पे अगर हम एमओसी की बात करेंगे तो मार्जिनल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेंगे, तो देखो एक एक का बढ़ रहा ना, 1 2 3 4, तो ये आपकी क्या हुई, एमओसी हुई, मार्जिनल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये जो है कितना, एक बर्गर एक पिज्जा, यानी 1:1 ये रेशियो है। 2 बर्गर 1 पिज्जा, यानी 2:1, तभी तो 2 आ रहा है ना। तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपकी एमओसी आएगी, तो पहले आपका एमआरटी आएगा, देन यू एमओसी निकालोगे।
तो ये इस टू जो रेशियो आएगा हमेशा याद रखना, जो रेशियो की बात करेगा तो वो आपकी क्या होती है, एमआरटी होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करेगा तो वो आपकी जो होगी एमओसी होगी, वो इस रूप में होगी। इतनी बात समझ में आई? चलो, और दोनों में कैसा हो रहा, इंक्रीजिंग रेट है और इंक्रीजिंग मार्जिनल, जिसको हम देखो इंक्रीजिंग से है ना, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग रेट से है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट, एमओसी। ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये पिज्जा का दिया, ये बर्गर दिया। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज दिस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये क्या है, अनअटेनेबल। क्योंकि ये इससे 100 रुपया से आप 150 खर्च के थोड़ी आओगे, या तो आप 100 रुपया खर्च करोगे तो यही रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन है, लेकिन आप 100 रुपया में 60 रुपया खर्च किया तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है कि 40 रुपया आपने खर्च नहीं कर पाए, लेकिन आप 150 खर्च करके आएंगे तो ये तो कहीं से भी लागू होता ही नहीं है, तो इसको इसलिए कहा गया अनअटेनेबल। ये फिगर देके पूछ सकता है कि ये तीनों चीज की, या पूछ देगा कि ये वाई क्या लोकेट करता है, या एक्स को क्या मानेंगे, तो एक्स के वहां पे लिखा रहेगा कि फुल यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन या अनअटेनेबल, तीनों में जो होगा उसको ऑप्शन देंगे, या नन ऑफ दिस। ठीक, देखो लिखा हुआ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर कुछ नहीं होता है, अनअटेनेबल होता है। इसको ओवर भी दिया रहेगा तो ओवर मत समझ लीजिएगा, ओवर कुछ नहीं होता इकोनॉमिक्स में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने बताया, इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड्स से राइस सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर से व्हीट। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, पिज्जा बर्गर एक बल समझने की है कि अगर हमें सैक्रिफाइस गेहूं, मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड से राइस, अगर राइस हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें राइस का क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना, कम करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज द डिफाइंड एंड रेशियो। देखो मैंने बोला ना रेशियो की बात करता है, ये लिखना पड़ेगा आपको अगर क्वेश्चन लिखने को पूछेगा। ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड, अदर दूसरे यूनिट को एडिशनल एक बढ़ाना है और पहले यूनिट को घटाना है, तो आप उसको क्या, और रेशियो में, तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जांपल, एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा गुड सैक्रिफाइड डिवाइडेड अपॉन डेल्टा गुड प्रोड्यूस्ड। इसको एमआरटी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। अब क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 100% आता है। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी की जब प्रॉपर्टी लिखेंगे तो पहला प्रॉपर्टी है कि पीपीसी कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, इसकी स्लोपिंग जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, और किधर से चलेगा, लेफ्ट टू राइट होगा। ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा हो रहा, एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के वजह से ही ये क्या हो रहा, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा। पीपीसी कैन शिफ्ट टू द राइट और टू द लेफ्ट, राइट भी होगा लेफ्ट भी होगा। शिफ्ट इन पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो क्यों, कब होगा, कुछ रीजन होंगे। अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल इन इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा हो जाए एडवांस इन टेक्नोलॉजी, तीसरा इंक्रीज इन लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लेबर बढ़ जाएगी, तो भी आपकी पीपीसी बढ़ जाएगी, पीपीसी आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और या तो कोई फॉरेन कैपिटल आ जाए, बाहर से कोई पैसा आ जाए, तो आपकी पीपीसी किधर चली जाएगी, राइटवर्ड हो जाएगी। अगर आपके एम्प्लॉय को जो कंपनी में है उसको कोई ट्रेनिंग दे दी जाए तो आपकी पीपीसी क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो 4 रीजन हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 रीजन। तो 5 रीजंस हैं पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट होने का, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन लेबर थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ, और पांचवा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, और पांचवा जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये 5 रीजन है जिसके वजह से हमारी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकती है। ये देखो फिगर बना हुआ है, राइटवर्ड का ही बना हुआ है, लेफ्टवर्ड का ही बना है। ये हम डॉट डॉट से करते हैं, ये जो है हमारी राइटवर्ड हो रही है, और ये जो है हमारा, ये लाइन इस पे नहीं करेंगे, सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, इसका ध्यान रखिएगा।
इसको डॉट डॉट करेंगे, समझ लो, ठीक है। तो ये लेफ्ट वर्ड हो गया। लेफ्ट वर्ड क्यों होगा? नेचुरल कैलामाइट्स हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन घट जाए, यूज ऑफ एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो जाए जब कंपनी में, तो आपके प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो आपके लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इस पे क्वेश्चन है कि राइस प्रोड्यूस 2 रुपी यूनिट, फाइंड स्लोप ऑफ पीपीसी। तो उसका आपने फॉर्मूला बताया था ना, एमआरटी इज इक्वल टू, उसको डिवाइड कर देंगे -3/-2, यानी कि निगेटिव नहीं होता 1.5 इसका, तो ये स्लोप बनेगा। इसमें देखो व्हीट और राइस का एमआरटी क्या लिख लेगा, 20:40, 4, 30:5, 5 और 6 इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? क्या बनेगा, कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा? कॉनकेव। व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी इन अबव क्वेश्चन नंबर 2, वही पूछ रहा, कॉनकेव बनेगा। व्हाई पीपी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? 3 पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड से व्हीट can be increased only after sacrificing into of the other goods, say price rice. It is also because resources are fixed and production of both goods cannot be increased at the same time. ऐसा इसलिए हो रहा है कि रिसोर्सेज हमारा फिक्स्ड है और एक साथ दोनों चीजों को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होता तो हम शायद कर सकते, लेकिन रिसोर्सेज हमारा फिक्स है, इसलिए हम बिना एक के सैक्रिफाइस किए वो दूसरे गुड्स को हम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। दिस इज द रीजन, इसलिए वो डाउनवर्ड है। What does movement along PPC from one point to another point? अब बताओ, ये आपका पहला था, ये है ना, फिर जब आपने आपका जब ये आगे बढ़ाया तो ये इस पे आया, तो ये दूसरा, तो इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट बढ़ा, इसको क्या कहेंगे? ए पॉइंट से कह रहा है ना कि मूवमेंट इसका फ्रॉम पीपीसी वन पॉइंट टू अनदर एंड, क्या इसको ए से बी पहुंच गया ना, ये पहले यहां बना था, ये था हमारा, जब इसको हम घटा तो ऐसा किया तो ये मूवमेंट हुआ ना, तो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। ये बुक्स में मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसको कभी कभी प्रश्न आते हैं। इट डोनेट्स चेंज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिफ्लेक्टिंग दैट मोर ऑफ वन गुड कैन बी ऑब्टेन ओनली आफ्टर सब। इसका यही शो कर रहा है कि एक को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहां पे चेंजेस हो रहा पॉइंट, इसी का एक्सप्लेनेशन है। The movement from point A to point B is known as trade-off. Why PP is concave? Concave क्यों है? Due to increasing marginal, क्योंकि यहाँ पे MRT की बात कर रहा, रेशियो की बात कर रहा, इसलिए वो convex है, concave है। Why PP is convex? Due to decreasing of MRT. How will PPC be affected by unemployment? अच्छा, अब ये बताओ कि PPC अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे शो करेगा? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं? रिसोर्स थोड़ी खत्म हो जा रहा है। नहीं, इसीलिए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बोला, सब पे नहीं लागू होगा ना। देखो ये कब होगा, जैसे मान लो किसी कंपनी में 5 हमारे एम्प्लॉई हैं, कंपनी ने 5 को रोजगार दिया है, वो हमारा रोजगार उसको मिला है, उसमें से 2 लोगों को हटा दे, काम से हटा दे, मतलब उनको वेजेस ना दे, तो क्या रिसोर्स कम हो गया? नहीं हुआ, रिसोर्स तो वही है। तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया ना कि भाई उसको अब उसके पास रोजगार नहीं है। कहीं प्रोडक्शन में मतलब उसके वो व्यक्ति, तो जैसे आप क्लास में कहा कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे को कह दिया कि 2 बच्चे नहीं आए, तो अगर पूछा जाएगा स्कूल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है टोटल, तो 20 ही बताएंगे ना। आज 2 बच्चा नहीं आया, वो एब्सेंट है, लेकिन वो 2 बच्चा अगर टीसी लेके चला जाए तो हमारा टोटल कितना होगा? 18 होगा, तब हमारा कम हुआ ना। तो रिसोर्स तब हमारा कम हुआ। तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये बताना चाह रहा हूं। ये देखो, when the unemployment, then the PPC will remain same and not shift leftward because resources remain the same. रिसोर्स देखो, 5 लोग थे, इसमें 5 को रोजगार मिला था, लेकिन अब 2 का रोजगार हट गया, क्योंकि पीपीसी क्या बताता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है। तो यहां पे आप 3 रह गए हैं, लेकिन रिसोर्स थोड़ी, आदमी तो जिंदा है ना, उसके पास रोजगार नहीं है,
तो इस पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यानी लेफ्ट वर्ड नहीं होगा। जनरली आप पढ़ेंगे कि आप जिसे कह रहे थे ना कि अगर उसे कम हुआ तो हम लेफ्ट वर्ड करेंगे, वो कंसेप्ट जनरल रूप में तो है जब आपके पास रिसोर्स भी हट जाए, लेकिन यहां पे व्यक्ति तो है, उसके पास काम नहीं है। ठीक, तो कैपेसिटी बताता है हाउएवर द इकोनॉमिक विल ऑपरेट एट ए पॉइंट बिलो ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें है, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया था, यू हैव गॉट 6 आवर टू स्टडी, आप 6 घंटा पढ़ते हैं। यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, आप 30 क्वेश्चंस करते हैं पर आवर, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 30 क्वेश्चन पर आवर करते हैं। वेयर एज यू आर नॉट सो गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश में आप बहुत अच्छे नहीं है, 10 क्वेश्चन पर आवर, वहां पे आप 10 ही क्वेश्चन पर आवर करते हैं। तो प्लॉट करना है एमओसी शेड्यूल एंड ड्रॉ रिलेवेंट पीपीसी, आप बनाइए। ये हमारी पॉसिबिलिटी वो है, ये हमारा मैथ्स का है कि अगर हम एक भी क्वेश्चन नहीं करते थे तो हम 60 क्वेश्चन करते थे, किसके? इंग्लिश, यानी कि हम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 60 हो गए। जब हम इधर बढ़ा रहे हैं, जब हम दूसरे पॉइंट पे आए तो 30 किए, तो इसको सैक्रिफाइस किए, इसमें 10 का माइनस हुआ। इसको जब हम पर आवर हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं और यहां पर आवर हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस हो रहा और ये क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। तो जब देखो ये सारा जब एमओसी निकालोगे तो क्या आ रहा है? ये एमआर मार्जिनल रेट जो है रेशियो, ये आपका 10:30, 10:30, 10:30, 10:30, सब पे बराबर आ रहा है। ठीक, तो ये क्या रहा है? एमआरटी इज कांस्टेंट, पीपी इज स्ट्रेट लाइन। ये इस पे डिपेंड करता है, जब ये आपका कांस्टेंट अगर और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो क्या होता है? कॉनकेव, और अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो कॉनवेव, लेकिन इक्वल आ रहा तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ये ब्लैंक दे देगा, तो जो फॉर्मूला बताया उसी आधार पे आप निकालेंगे। जैसे पूछ दिया आप गुड वाई दिया, एमओसी निकाला, ये ब्लैंक दे दिया, बॉक्स बना हुआ सब ब्लैंक था, इसको निकालेंगे आप उसी फॉर्मूले आधार पे। एमओसी इज इक्वल टू गुड वाई अपॉन गुड एक्स, तो एक्स माइनस 0, 20 माइनस 15, 9, ऐसे निकालेंगे तो सबकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब पीपीसी रोटेट भी करती है, रोटेट करेगी ना, मूवमेंट होगा। अब रोटेशन की बात कर रहा, व्हेन टेक्नोलॉजी इज 3 मार्क्स के आते हैं, व्हेन टेक्नोलॉजी इज इफिशिएंट फॉर गुड एक्स, कीपिंग द टेक्नोलॉजी कांस्टेंट फॉर गुड वाई, देन पीपीसी रोटेशन फ्रॉम AQ to AQ1 एज दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्स। एक्स की जब प्रोडक्टिविटी, देखो ये फिगर देखो, ये एक्स है, ये वाई है। अब यहां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हेन टेक्नोलॉजी इफिशिएंट फॉर गुड एक्स, एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, कीपिंग द टेक्नोलॉजी कांस्टेंट फॉर गुड वाई, वाई की नहीं बढ़ रही है, एक्स की बढ़ रही है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी आ गई कि एक्स पे काम करके उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, लेकिन वाई का जो है वो कांस्टेंट है। तो पीपीसी जो रोटेट होगी वो AQ से AQ1 आ जाएगी। देखो पहले हमारा AQ था, टेक्नोलॉजी किसकी बढ़ी? एक्स की, और किसकी नहीं बढ़ी? वाई की। तो देखो ये बना ना, एक्स का प्रोडक्शन यहां से यहां तक आ गया, और ठीक इस क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी ऑफ गुड वाई एडवांस आ गई, गुड एक्स। अब यहां देखो दूसरे में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा कि इसकी नहीं बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, ये फिक्स है। टेक्नोलॉजी इसकी बढ़ गई तो प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा? दोनों का थोड़ी बढ़ेगा, क्योंकि इसका कह रहा है कांस्टेंट है और इसका कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसके वजह से इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये फिगर ये बनेगा। तो ये इसको लिखते हैं, पहले हमारा AQ था और दूसरा हमारा पॉइंट बना AQ1, तो ये AQ1, AQ1। ये क्या, इसको क्या कहेंगे? शिफ्टिंग कहेंगे कि मूवमेंट कहेंगे कि कर्व कहेंगे कि रोटेशन कहेंगे? रोटेशन कहेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको ध्यान से सुनना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट बेस्ट, तो कैसे बेस्ट मानेंगे? जैसे मान लो किसी स्कूल की फीस 20,000 रुपया महीना है, आपके स्कूल की फीस जो है 30,000 है और डीपीएस की फीस जो है 50,000 है। तो यहां आपका कंसेप्ट क्या सोचोगे कि जहां फीस कम होगी वहां एडमिशन लेंगे। ठीक, ये तो आपकी, क्योंकि आप मिनिमम पे जाओगे। लेकिन जब आपकी कहेंगे कि अब आप आ जाओ कि मैं आपको सैलरी दूंगा 20,000 रुपया,
और एक कंपनी आपको सैलरी कह रही मैं दूंगा आपको 40,000 रुपया, और एक कंपनी कहेगी कि मैं आपको दूंगा 80,000 रुपया, तो कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? 80,000 रुपया। तो 80,000 आपने ज्वाइन किया किसको छोड़कर? 40 को छोड़ के। तो 40,000 क्या हुआ? वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। ये बात समझ में आ गई? यही देखो, 50,000 था, 40,000 था, 60,000 था, तीन आपके ऑप्शन था। अब इसमें ज्वाइन क्या करेगा? 60,000। और किसको छोड़ रहा है ये? सेकंड ऑप्शन क्या है? 50,000 ना। इसको छोड़ने के बाद अगर 5 लाख है, नहीं नहीं 60 गलत है, हम 5 लाख भी मान लो, 60 लाख मान लो, तो 60 लाख तो ज्वाइन करोगे ना। किसको छोड़ के आ रहे हो? 50 लाख को या 5 लाख को छोड़ के आ रहे हो, तो अब 60 लाख। तो ये इसकी क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, ए गिवन पीस ऑफ लैंड इज इक्वलिटिव फिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड ग्राम। अगर कोई एक किसान जो है राइस उत्पादन करता है, व्हीट उत्पादन करता है, ग्राम उत्पादन करेगा, तो एक से उसकी इनकम होती है 10,000 रुपया। अब किसान पे भी एग्जाम्पल देख लो, अगर वो व्हीट उत्पादन करता है तो उसको मिलता है 9,000 रुपया, अगर वो चना उत्पादन करता है तो उसको मिलता है 8,000 रुपया। तो वो क्या उत्पादन करेगा? राइस करेगा। राइस करेगा, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा उस पर प्राइस मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? किसको छोड़ के गया वो राइस को उत्पादन करने? व्हीट को। यानी कि सेकंड ऑप्शन उसका हाईएस्ट ही है। तो जो व्हीट है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्लियर? चलो, एक वर्ड आता है इसमें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक जो होती है ये व्हाट इज की बात करता है, क्या है, फैक्ट जो सामने दिख रहा है। नॉर्मेटिव जो करता है क्या होना चाहिए, मतलब कहता है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, नहीं, इसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। वेरिफिकेशन, जिसे कहा कि ये पेन है, ये क्या है? पेन तो हमें बता रहा है, ये है क्या? ये दिख रहा है ना, फिजिकली आपको दिख रहा है पेन है, तो पेन, इसको पेंसिल तो नहीं कह सकते। तो दिस इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक। ठीक। और चीजें ये कैन नॉट बी वेरीफाइड। आप इसको तो वेरीफाई कर ले रहे हैं, अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि पिज्जा या बर्गर जो भी है, ये दोनों को अगर आपको दिए कि इसमें कैसे आप बता पाएंगे कौन अच्छा है क्या है? तो ये आपकी तो एक सोचने की बात है, किसी को कुछ आएगा किसी को कुछ आएगा, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सजेशन दे सकते हैं, इसमें कोई इसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं, इसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं। कोई कमियां होंगी तो हम बता देंगे ऐसा करोगे तो ऐसा अच्छा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो अच्छा हो जाएगा, इसमें मिर्चा डाल दोगे थोड़ा सा तीता हो जाएगा। लेकिन इसमें कह देंगे पेन है तो पेन ही रहेगा ना, इस पेन को तोड़ के तो बनाएंगे नहीं। तो ये सजेस्टिव नहीं है, बट ये सजेस्टिव है। और ये क्या है? इसका वैल्यू जजमेंट होता है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट और इट गिव्स वैल्यू जजमेंट। ये 5 डिफरेंस हैं इस चीज को। जैसे एग्जांपल में कि मरकरी इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, मरकरी सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये क्या है? पॉजिटिव है। अब वो लार्जेस्ट है, कल स्मॉलेस्ट तो हो नहीं जाएगा, वो लार्जेस्ट ही है। लेकिन इंडिया शुड बी रिड्यूस पॉवर्टी, भारत की आबादी को कम की जानी चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव है, होनी चाहिए, ये एज्यूम कर रहा। तो इस जो एज्यूम बेस्ड होगा वो होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमी, और जो फैक्ट बेस्ड होगा वो होगा आपका, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मरकरी सबसे बड़ा प्लैनेट है तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें तो कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन गरीबी कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ जाना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, तो ये आपका क्या हुआ? नॉर्मेटिव गुड होगा। कितनी बार समझ में आ गई सबको? अब आप पहले पेपर करा लेते हैं।